प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपके पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है, पर्यावरण संरक्षण एवं समाज, उसका ये जो चौथा अध्याय है, जैव विविधता, ये एक काफ़ी लंबा अध्याय होने के कारण इसको मैंने दो भागों में बांट दिया था। पहले भाग के बाद में अब दूसरा भाग जो हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वन्य जीवन सुरक्षा हेतु सुझाव। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बहुत से प्रयत्न किए जा रहे हैं, फिर भी वन्य जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इनकी सुरक्षा के कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं। अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए। पर्यावरण शिक्षा सभी स्तर के व्यक्तियों को अवश्य दी जानी चाहिए। तीसरा देखें तो राष्ट्रीय चिड़ियाघरों तथा अभ्यारण्यों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्यों एवं चिड़ियाघरों की सैर विद्यार्थियों को करानी चाहिए। दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के विशेष उपाय किए जाने चाहिए। घरेलू जानवरों को आरक्षित तथा सुरक्षित क्षेत्र में चराने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रदूषित तत्वों से वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण प्रदूषण कम करने के प्रयास करने चाहिए। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अधिनियमों को सख्ती से लागू किया जाए। इन सभी सुझावों को अपनाकर हम वन्य जीवों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये वन्य जीवन या ये वन्य जीव हमारी प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पहले भी बताया गया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया। इसके द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। अधिनियम का उद्देश्य तीव्रता से लुप्त हो रहे वन्य जीवों के संरक्षण तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। इसमें वन्य जीवों के शिकार तथा उससे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध करने के प्रावधान किए गए। इस अधिनियम की 66 धाराओं को 7 अध्यायों में विभक्त किया गया था। वन्य जीवों का जो संरक्षण है, यदि हम उसका अध्ययन करें तो सैद्धांतिक रूप से वन्य जीव की परिभाषा में वह सब पशु पक्षी और पेड़ पौधे सम्मिलित हैं जिनमें जीवन है और जो जंगल में बसते हैं, रहते हैं। इनमें घरेलू और पालतू जानवर तथा मनुष्य द्वारा स्वयं अपने लाभ और उपयोग के लिए उगाए गए पौधे, वनस्पति भी शामिल है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसमें लोगों का आश्रय उन पशु पक्षियों से है जो शहर से दूर घने जंगलों में प्रकृति के अंचल में बसते हैं और स्वतंत्र रूप से जीते हैं। समय के अनुसार इनकी संख्या में कमी आ जाने के कारण यद्यपि इनकी देखभाल और संरक्षण विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अपने अपने तरीकों से किया जाता है, पर फिर भी इनका आंतरिक दर्शन वही है कि इन वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्रों में जीवों को स्वतंत्र रूप से रहने दिया जाए। केवल भोजन, पानी और आवास स्थल की न्यूनता इनकी परेशानी का कारण नहीं बने। विद्यार्थियों, यदि हम लोग वन्य जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करें तो मोटे तौर पर वन्य जीवों का वर्गीकरण अगर लिखित 3 मुख्य श्रेणियों में किया गया है। इन सभी प्रकार में पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि को शामिल किया गया है। वो ये है कि एक तो पहले नंबर पे होते हैं मैमल्स। ये वह पशु होते हैं जिनकी मादाएं बच्चों को जन्म देती है, अंडे नहीं देती तथा अपने शरीर से उन्हें दूध पिलाती हैं। निश्चय ही रीछ, सांबर, लंगूर, वेल आदि सभी स्तनपायी श्रेणी में आते हैं। शेर, बगेरा, चीता, भेड़िया, भालू, बिज्जू, लोमड़ी, हिरन, चिंकारा, चौसिंगा, नीलगाय, जंगली चूहा, गीदड़, जरक, हाथी, सोला, पुसुअर आदि इसी में आते हैं। पक्षी वे जानवर होते हैं जिनके पंख होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 पंख, और जो अंडों से पैदा होते हैं वो पक्षी कहलाते हैं, जैसे कबूतर, मोर, चिड़िया, तोता आदि। जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, जो सांप टाइप के जानवर होते हैं। इस प्रकार के जानवरों में परतदार त्वचा होती है। इनकी मादाएं अंडे देती हैं। इनमें कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं। और चौथे हैं कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। ऐसे छोटे जानवर जिनके 6 पैर होते हैं, ये कुछ उड़ भी सकते हैं। अगर हम लोग भारत में वन्य जीवों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ें
तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया था आपको कि भारत आज भी वन्य जीव संपदा में धनी है। वी.एस. सक्सेना के अनुसार यहाँ अनुमानत 500 प्रकार के स्तनपायी, 1330 प्रकार के पक्षी, 235 प्रकार के सर्प, 150 प्रकार की छिपकली, 30 प्रकार के कछुए, 3 प्रकार के मगर, 142 प्रकार की उभयचरी एम्फीबियंस जिसे हम लोग कहते हैं, 109 प्रकार के मीठे पानी की मछलियाँ, 107 प्रकार की विषैले अथवा खारे पानी की मछलियाँ तथा 30,000 प्रकार के कीट पतंगे होते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाली जीवों की संक्षिप्त सूची में अगर हम लोग देखें तो हिमालय की तलहटी क्षेत्र है, यह कैलाश मानसरोवर तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है। यहाँ के मुख्य जीव हाथी, सांबर, बारहसिंगा, चीतल, गेंडा, जंगली भैंसा, शेर, भगेरा, जंगली कुत्ता, सियार, भालू, सूअर इत्यादि हैं। दूसरा है पश्चिमी हिमालय के ऊंचे क्षेत्र। इसमें कश्मीर तथा पश्चिमी लद्दाख के कुमायूं तक के क्षेत्र में जंगली तिब्बती गधा, याक, जंगली बकरी प्रजाति के ताहर, भरल, हंगुल, कस्तूरी मर्ग, उड़न छिपकली, उड़न गिलहरी मैं कहूँगा, भेड़िया, लोमड़ी इत्यादि हैं। तीसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र। यह भाग शंकुधारी वन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यहाँ गौरल, जंगली भैंसा, हाथी, जंगली सुअर, शाही, गोर इत्यादि जानवर होते हैं। चौथा है दक्षिण भारत तथा गंगा बेसिन क्षेत्र। यह विविध प्रकार की हरियाली और वनों का क्षेत्र है। यहाँ जंगलों की प्रधानता है, वहीं शुष्क कंटकीय झाड़ी युक्त भाग भी इस संभाग में आता है। यहाँ वन्य जीवों की विविधता और संख्या दोनों की भरमार है। इनमें मुख्य हाथी, गोर, सूअर, सांभर, चीतल, पारा, बारहसिंगा, काकर, चौसिंगा, काला हिरण, नीलगाय इत्यादि है। और पांचवा है भारतीय मरुस्थल, थार का रेगिस्तान जिसे हम लोग कहते हैं। थार के रेगिस्तान में बघेरा, भेड़िया, रेगिस्तानी गिद्धड़, बिल्ली, खरगोश, रेगिस्तानी लोमड़ी इत्यादि है। छठा है उष्ण देशीय सदाबहार वन अथवा इंडो मलायन उपखंड। घनी वर्षा वाली असम, जयंती तथा खासी पर्वत श्रेणियाँ, पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी पर्वत इसमें शामिल है। इसमें घने और लंबे वृक्षों की बहुतायात है। यहाँ नीलगिरी ताहर, नीलगिरी भालटेन, उदबिलाव, सुनहरी लंगूर, ही नीलगिरी लंगूर, असमी बंदर इत्यादि हैं। इसी प्रकार से जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का जो पार्ट है, इसमें जिस बात के लिए चिंता व्यक्त की गई है कि जैव विविधता धीरे धीरे कम हो रही है। तो मित्रों, हम लोग बात करें लुप्तप्राय वन्य जीव की, तो बहुत से वन्य जीव लुप्तप्राय हो रहे हैं, जिसके कारण से जैव विविधता को बहुत ज़्यादा खतरा है। इतिहास साक्षी है कि विश्व के सर्वाधिक वन्य जीवों की विविधता और प्रचुरता वाला देश भारत स्वयं अपनी भूलों के कारण आज इस स्थिति में आ गया है कि कई प्रजातियां तो नष्ट होकर समाप्ति हो गई। वन्य शेर अफ्रीका के बाद भारत में ही पाया जाता था, जिसका आज केवल नाम रह गया है, ये नाम मात्र के रह गए हैं। कई कारण हैं जिनके कारण से वन्य जीवों की कमी आई। हम लोग पहले कारण पर चर्चा करें तो विगत वर्षों में राजा महाराजा तथा जागीरदार लोग अपने शौक के लिए विभिन्न वन्य पशुओं का शिकार करते थे। इसके अलावा भारी जनसंख्या के दबाव के कारण भी घने जंगल जो सुरक्षित आवास थे वो नष्ट हो गए। घने जंगल अथवा वन्य जीव आवास घरों के सुरक्षित क्षेत्रों में घरेलू और एवं पालतू जानवरों के प्रवेश के कारण से भी अत्यधिक कमी आई। इसके अलावा जो व्यापार है, मांस, खालें, बाल, आइवरी तथा जीव विशेष के सींगों की मांग ने शिकार को बढ़ावा दिया, जिससे वन्य जीवन समाप्त हुआ। इसके अलावा वनों की रक्षा को तैनात जो प्रशासन तंत्र है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी है। वो इतना प्रभावी नहीं है जितनी उससे अपेक्षा थी। वो उन अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया, जिसके कारण भी वन्य जीवन में बहुत ज़्यादा कमी आई और लुप्त प्राय जो है वो हो गए। जो लुप्त प्राय वन्य जीव हैं उनके प्रति गंभीरता लेते हुए एक रेड डाटा बुक के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने अपने अधीनस्थ सर्वाइवल सर्विस कमीशन संस्थान के द्वारा एक विशेष लाल किताब रेड बुक का प्रकाशन किया। इसमें सभी प्रकार की वन्य जीव संबंधी लुप्त हो रही प्रजातियां, उनके आश्रय स्थल, वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या, लुप्त हो रहे अथवा कम हो रहे जीवों के कारण दिए गए हैं।
इसी पुस्तक में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न वन्य प्राणियों की लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया है। प्रत्येक जो रेड बुक हैं उसमें प्रजातियों का निम्नलिखित 4 मुख्य भागों में वर्णन है। नंबर 1, लुप्त प्राय या लुप्त हो रही प्रजातियां जिनके बचाव का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। ये जानकारी उसमें लाल रंग के जो पन्ने हैं, जो पेज हैं, उन पर छापी गई है, मुद्रित है। दूसरा, ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जो संख्या में कम है, कुछ निश्चित स्थानों पर ही उपलब्ध हैं, इनके बारे में ये आशंका है कि कहीं समाप्त न हो जाएं। यह जानकारी उस जो रेड बुक है उसमें सफ़ेद पन्नों पर मुद्रित है। तीसरा, लुप्त हो रही प्रजातियां जिनकी संख्या निरंतर और तेजी से कम हो रही है, ये जानकारी रेड बुक में पीले जो रंग के पन्ने हैं उन पर मुद्रित है। ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आशंका कि वो कम हो रही है, जिनके बारे में पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है, ये जानकारी इस पुस्तक में भूरे रंग के जो पेज हैं उन पर मुद्रित है। इसके अलावा एक भाग उन प्रजातियों के लिए भी जोड़ा गया है जिन्हें बचा लिया गया है, लुप्त होने से बचा लिया गया है, और उसके लिए उसकी जो जानकारी है वो हरे रंग के जो पेज हैं इनमें उन पर मुद्रित है साथियों। अब यदि हम लोग बात करें वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण की, भारत में प्रशासनिक तौर पर वन्य पशु जीव की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व है विभिन्न राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सौंपा हुआ है। वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पिछले 2 दशकों से केंद्र स्तर पर अनेक ऐसे प्रयास हुए हैं। उससे पहले से ही शुरू है वैसे तो, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो प्रभावी है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया गया, जिसमें वन्य जीवों की कल्याण से संबंधित अनेक बिंदु अत्यंत प्रभावी रूप से सम्मिलित हैं। इस पर भी उसमें आवश्यकता अनुसार 1986 में और 1991 में संशोधन भी किया गया है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड की भी स्थापना की गई है। इस वन्य बोर्ड जीव की स्थापना 1952 में की गई थी तथा वन्य जीवों के लिए अनेक कार्य इस बोर्ड द्वारा किए गए, जिनमें मुख्यतः राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य अभयारण्यों के निर्माण का नाम उल्लेखनीय है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत इस बोर्ड की स्थापना जीव जंतुओं के कल्याण के लिए की गई। इसके कार्य थे जीव जंतु कल्याण की योजनाओं और उनकी क्रियान्विति को बढ़ावा देना, वन्य जीव पर अत्याचारों को रोकना तथा वन्य जीव जंतुओं के लिए कल्याण संगठनों का निर्माण करना। इसी में राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य अभयारण्यों की स्थापना भी की गई। वन्य जीवों की समुचित सुरक्षा और संरक्षण देने हेतु राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य अभयारण्य अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका से अपना काम कर रहे हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 592 है। 92 राष्ट्रीय उद्यान और 500 वन अभयारण्य हैं, जो लगभग 1.53 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनके रख रखाव के अनेक फंड्स हैं, जिन पर भारत सरकार द्वारा 50 से 100% तक वित्तीय सहायता दी जा रही है। भारत में यदि हम लोग देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है वो देश में बाघों की महत्वपूर्ण जनसंख्या के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 में लागू की गई थी। उसी प्रकार से प्राणी उद्यान भी बनाए गए, जिनमें राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली उल्लेखनीय है, जो 214 एकड़ भूमि में फैला हुआ है दिल्ली में, और वर्तमान में 1198 जीव हैं इसके अंदर। इसके अलावा पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो दार्जिलिंग में है, श्री चमरा राजेंद्र प्राणी उद्यान जो मैसूर में है, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है वो भी वन्य जीवन को मैं कहूँ कि संरक्षित करने में अपनी विशेष भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत देश के सभी चिड़ियाघरों की देखरेख और उसमें रखे जाने वाले जीवों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान भी भारत में है। सर्वप्रथम इस संस्था का संस्थापन कृषि मंत्रालय के अंतर्गत 1982 में हुआ। बाद में इसे पर्यावरण एवं वन विभाग मंत्रालय को दे दिया गया। वन्य जीवों की जो दुर्लभ है, जो संकटापन्न प्रजातियों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने हेतु
वाशिंगटन में कन्वेंशन पर भारत ने भी अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए, जिसमें वन्य जीवों के आयात और निर्यात पर नियंत्रण लगा है। हम लोग वन्य जीव सुरक्षा एवं संरक्षण को देखें तो विश्व वन्य जीव कोष भी उल्लेखनीय है। विश्व वन्य जीव कोष, जिसका अब नया नाम प्रकृति के लिए विश्वव्यापक कोष वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर हो गया है, कि 1986 में सिसिली में रजत जयंती मनाई गई। पेड़ पौधे तथा वन्य जीवों के लिए 130 देशों में 4000 योजनाएं बनाकर उनको सुचारू रूप से चलाए जाने का श्रेय WWFN को जाता है। भारत में 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ हुए बाघ परियोजना कार्यक्रम इसका एक अनन्य उदाहरण है। अब यदि हम लोग बात करें कि वन्य जीव संरक्षण हेतु व्यवहारिक सुझाव कौन से होते हैं, तो साथियों हम देखें कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों का कुछ संक्षिप्त विवरण है। लेकिन यदि हम लोग देखें कि एक तो राष्ट्रीय उद्यान और वन अभयारण्य की संख्या और निर्धारित क्षेत्र में वृद्धि कर वन्य जीवों के संरक्षण में और रुचि ली जानी चाहिए। इस पर होने वाले बजट में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे आवासीय स्थल को वन्य जीवों के अनुकूल बनाया जा सके। दूसरा, अवैध शिकार है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुरक्षा क्षेत्र में जो घरेलू जानवरों की चराई है उस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। दुर्लभ वन्य जीवों की रक्षा हेतु विशेष परियोजनाएं बनानी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। जनसाधारण की इसमें रुचि जगानी चाहिए। इस प्रकार वन्य जीव प्रकृति संतुलन में अपना अलग विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके संरक्षण में पर्यावरण में संतुलन होता है। अतः इस भावना के बने रहने में ही जन कल्याण है। भारत में इसके लिए बहुत से वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं और मैं कहूँ कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। इस समय भारत में 76 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पर्यावरण संरक्षण पर, जीवों के संरक्षण पर मैं कहूँ कि कार्य कर रहे हैं। हम लोग बात करें वन्य जीवन अभयारण्य की, तो भारत में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं। इस समय जो वन्य जीवन अभयारण्य है, इसमें पक्षियों या जीवों के मारने शिकार करने पर प्रतिबंध होता है। यहाँ पकड़ भी नहीं सकते। अभयारण्य के निदेशक की स्वीकृति के बिना लकड़ी काटने या पशुचारण भी इनमें संभव नहीं है। भारत में सर्वाधिक अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में अभयारण्य की संख्या 438 है। यदि हम भारत में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान में केवला, देवघना, रणथंभौर, सरिस्का और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दूधवा है, नंदा देवी है। और सबसे ज़्यादा के अलावा मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ काफ़ी हैं। मध्य प्रदेश में बांधवागढ़, इंद्रावती, कंगर घाटी, कान्हा, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार और पेंच राष्ट्रीय उद्यान हैं। गुजरात में गिर है, वेलावर है, बसंदा है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है। नवेगांव, तड़ोदा है। कर्नाटक में इसी प्रकार से बंदापुर, बेनघट्ट और नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान हैं। केरल में पेरियार, साइलेंट घाटी, इरे वेकुलन है। तमिलनाडु में गुंडी, उड़ीसा में सिमलीपाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और सिहलीला है। असम में काजीरंगा, मानास है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। अंडमान निकोबार द्वीप में मध्यबटन द्वीप है। सिक्किम में कंचनजंगा, गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल में ग्रेट हिमालय, जम्मू कश्मीर में डचीगाम और हेमीसहाई राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यानों को हम लोग बढ़ावा दें, जो अभयारण्य हैं उनको हम लोग बढ़ावा दें, और हर तरीके से हम लोग ये प्रयास करें कि जैव विविधता और पर्यावरण को हम पूरा संरक्षण करने के लिए, यूँ समझिए हम इसे अपना धर्म माने, हम इसे अपना कर्तव्य माने, और जितना हो सके हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे नेचर के लिए, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ धन्यवाद।